हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रधान शिक्षक का। ओके, प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम आपका होने वाला है कब? 7/7/2022 को होने वाला है। ओके, तो ये 7/7/2022 ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है इसका सेट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कैमा 10वां नंबर से डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन होता है और हम आपके लिए जो है कम से कम 40 सेट जरूर लाएंगे। तो 40 गुने कितना होता है? 150 क्वेश्चन और ये हो जाता है आपका 6000 क्वेश्चन। 6000 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से अगर गुजर गया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो मार्क्स होगा ओके प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में 125 प्लस के करीब आप मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो अभी गर्मी की भी छुट्टी चल रही है तो आराम से वीडियो जो है एकदम बढ़िया से देखिए, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, कोई अगर डाउट हो या कुछ अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके लिख दीजिएगा। ओके, कमेंट में यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको सुधार कर देंगे। ओके, या न्यू कुछ चाहिए तो हम न्यू भी ला देंगे। ओके, इसमें जो है आपको टोटल जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा 40 सेट के करीब, और जितना भी डीएलएड का सिलेबस जो है, ठीक है, डीएलएड सिलेबस जो है यूनिट 8 तक आता है डीएलएड का, मतलब 8 यूनिट इसमें पढ़ना है। तो 2 यूनिट हम पहले ही करवा चुके हैं और 6 यूनिट है, और 6 यूनिट भी हम करवा देंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स हो गया, समसामयिकी, ये भी वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, इसका उसके बाद जो है भूगोल हो गया, इसका भी डालेंगे। ठीक है, सबका बारी बारी से वीडियो आएगा। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी इसमें हो जाएगी। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी या कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा यूट्यूब पे कि मैंने वीडियो डाला है। ओके, और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं कब वीडियो डालूंगा, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट का, यह आपको पता नहीं चलेगा और आप जो है वीडियो नहीं देख पाइएगा। नोटिफिकेशन आता है ना न्यू वीडियो का, तो लोग जो है अगर फुर्सत में रहते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो है हाथ चला जाता है, वो टिप के वो कुछ देख लेता है। और जब देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, और इसका फ्री पीडीएफ जो है अवेलेबल है। सारे जो वीडियो का जो पीडीएफ है क्वेश्चन का, यह अवेलेबल है फ्री में फ्री में पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल है। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर। ओके, आप लिंक में जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक को टिपिएगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जो है या टेलीग्राम जो ऐप आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ज्वाइन कीजिएगा। सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं विद आंसर के सहित है। ओके, तो चलिए, अगर इस वीडियो को ठीक है आप देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और जितने भी टीचर्स वाला ग्रुप जो है आपका, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, यहाँ सारा फ्री है। ठीक है, मैं भी टीचर हूँ तो हम सारा फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपका जो है हमेशा जो है साथ देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। जूट कहते हैं, जूट किससे बनता है? मतलब जूट की खेती होती है, जूट से जो है कपड़ा बनता है, और जो बोरा उड़ा जो देखते हैं ना, जो चावल आता है, किसमें? चावल जो आता है स्कूल में, ठीक है, जिस बोरे में, वो भी जो है जूट से बनाया जाता है। ठीक है, झोला उला हो गया, ये सब जूट से बनता है। तो कपड़ा, बोरा, ये सब जो बनता है जिससे, उसको क्या बोलते हैं? जूट। तो जूट का उत्पादन दोस्तों बिहार में होता है, लेकिन पूछ रहा है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। तो जिला है दोस्तों आपको पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। और पूर्णिया जिला का जो जलवायु है वह उष्ण है और आर्द्र है। ओके, पूर्णिया जिला का जो
क्या है, जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र जलवायु है, और यह जलवायु जो है ना, जूट उत्पादन के लिए बेहद क्या है, उपयोगी मानी जाती है, अनुकूल मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। आंसर क्या होगा, डी। पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है दोस्तों निर्मित है आपको गंडक नदी पर। आंसर क्या होगा, सी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी पर यह नहर स्थित है। ओके, और त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह और पूछेगा कि किस जिले में गई, तो यह जो है त्रिवेणी नहर यह किस जिले में है? तो यह जिला है दोस्तों आपको चंपारण। ओके, चंपारण जिले में है। ओके, चलिए, और इस त्रिवेणी नहर का निर्माण कार्य जो है 1909 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, गंडक। 3 नंबर क्वेश्चन, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति, कौन सी समिति दोस्तों, अनुशीलन समिति की एक शाखा, एक ब्रांच की स्थापना किसने की थी? किस व्यक्ति ने जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? कहाँ की थी? पटना में की थी। तो वह दोस्तों है सच्चिदानंद सान्याल ने इस समिति की क्या की थी? शाखा की स्थापना की थी। ओके, चलिए, और यह था 1913 में। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। ओके, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इन डिटेल्स करने से ना क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इन डिटेल्स कर देना चाहिए वहाँ पे हम कर देंगे। ओके, चलिए, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वो आदमी है दोस्तों ऑस्टिन द्वारा जो है प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसका पूरा नाम है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है? जॉन ऑस्टिन। इसका जो है कार्यकाल है, या यूँ कहिए कि जन्म 1790 और 1859 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ओके, यह जॉन ऑस्टिन जो था वह इंग्लैंड का एक विधिवेत्ता था, मतलब समझिए कि वकील किस्म का व्यक्ति था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रभु सत्ता एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा क्या गया था? प्रस्तुत किया था। जॉन ऑस्टिन कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर। एशिया की विशाल नदी, कहाँ की? एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? तो एशिया की विशाल नदी है मेकोंग, यह किस देश से होकर नहीं बहती है? तो वह देश है दोस्तों आपको मलेशिया से होकर नहीं बहती है। किस देश से होकर? मलेशिया से होकर नहीं बहती है। तो एशिया महादेश की जो विशाल नदी मेकोंग मध्य तिब्बत से निकलकर, यह जो नदी है मेकोंग कहाँ से निकलती है? मध्य तिब्बत से निकलता है। ओके, कहाँ से निकलता है? पूछेगा कि कहाँ से निकलता है, तो मध्य तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इस सारे में क्या होती है? प्रभावित होती है, और अंतिम में जाकर यह दक्षिणी सागर में जाकर मिल जाती है। ओके, तो यह किस किस देशों से होकर गुजरती है? तो यह देश है दोस्तों, फिर से नोट कर लीजिए, चीन है। ठीक है, हम लिख देते हैं। ओके, चीन है, ठीक है, लाओस है, इसमें ऑप्शन में देखते रहिएगा, चीन है, लाओस है, म्यांमार है,
ठीक है, 3 देश हुआ। थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है, उसके बाद वियतनाम। इस सारे देशों से होकर यह मेकोंग जो है नदी गुजरती है, लेकिन यह किससे होकर नहीं गुजरती है? तो चीन से होकर गुजरती है, मलेशिया से होकर क्या करती है? मलेशिया से होकर नहीं, कंबोडिया से होकर गुजरता ही है और लाओस से होकर गुजरता ही है। आंसर क्या होगा? मलेशिया से होकर यह नदी नहीं गुजरती है। और अंतिम में यह नदी जो मेकोंग नदी है वह कहाँ गिरती है? तो ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो दक्षिणी सागर में यह मिल जाती है। ओके, दक्षिणी सागर में जाके मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किनका ध्यान गया? तो यह ध्यान था दोस्तों आपको चार्ल्स मिशन का ध्यान गया था। हड़प्पा के जो भवन, हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाया गया था उसका जो अवशेष बचा हुआ था, ठीक है, खंडहर सब, तो सबसे पहले ध्यान किसका गया था? तो चार्ल्स मिशन का गया था। और यह चार्ल्स मिशन का ध्यान कब गया था? 1842 ईस्वी में गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कितने अध्याय है, कितने अध्यायों में वो विभाजित किया गया था? तो इसका अध्याय है दोस्तों 22 अध्याय में यह विभाजित किया गया था। ओके, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? तो 22 अध्याय में विभाजित किया गया था। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर? 9। फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, किसका बना होता है? तो Mg है ना, मैग्नीशियम का बना होता है। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। ओके, फ्लैश बल्ब के तार मैग्नीशियम के बने होते हैं, ठीक है। फ्लैश बल्बों में जो है मैग्नीशियम फिलामेंट के साथ ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। अब पूछेगा कि चलिए इसके साथ कौन सा गैस भरा रहता है? तो O2 गैस भरा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर, फिलोसॉफिक जूलॉजी क्यू के लेखक है? यह जो किताब है समझ आइए, तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है लैमार्क। यह किताब के लेखक कौन है दोस्तों? लैमार्क। ओके, यह पुस्तक जो है 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ओके, यह लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च है? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च है? तो वो है दोस्तों आपको गामा किरण। ओके, भेदन क्षमता सबसे उच्च, सबसे अधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। ओके, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो गामा किरण की होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस सिंबल है गामा का। ओके, तो गामा किरण इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, पोषवाह फ्लोएम का दूसरा नाम है। पोषवाह फ्लोएम, फ्लोएम जब तक होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है दोस्तों बास्ट है। उसका दूसरा नाम क्या है? बास्ट भी है। फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। ओके, और इसका जो मुख्य काम जो है बास्ट का या फ्लोएम का, जो पत्तियों में जो खाना बनता है, पौधे किस में खाना बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो पत्तियों में जो खाना बनता है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है, किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। किसका काम होता है? ओके, फ्लोएम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामान्य ब्रेड रोटी गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। ओके, ट्रिटिकम स्टाइवम है,
क्या है ट्रिटिकम स्टाइबम? षष्ठ गुणित है। कितना है? षष्ठ गुणित है। ट्रिटिकम स्टाइबम क्या है? तो षष्ठ गुणित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सामान्य गेहूं जो ट्रिटिकम स्टाइबम है, रोटी के गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए चौदह नंबर, रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है। ओके, रंध्र मुख द्वार जो है किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों आपको अंतः परासरण पर आधारित है। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है, अंतः परासरण पर आधारित है। ओके, चलिए 14 नंबर का क्या होगा? बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा दोस्तों? तो वो कथन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, कम नहीं हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह कथन क्या है? गलत है। ठीक है, सही नहीं है मतलब गलत को चुनना था, तो गलत यही है। आर्द्रता के बढ़ने पर मतलब वायु है, हवा है, उसमें अगर नमी बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी तो ध्वनि का वेग ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, मतलब एकदम साफ साफ दिखाई दे सके तो कितना वस्तु को नज़दीक लाइएगा कि वह साफ साफ दिख सके। ओके, तो उसका दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर किसी वस्तु को आप देखिएगा, आँख के नज़दीक लाइएगा, ठीक है, मोबाइल ही आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लाइए, वो धुंधला दिखने लगेगा। ठीक है, वह साफ आपको नहीं दिखेगा। तो कम से कम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना जरूरी है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। कम होगा तो दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। आंसर क्या होगा? सी, आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। आंसर क्या होगा? सी। कोणीय संवेग इसके बराबर है। तो कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के क्या है? बराबर होता है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। अति चालकता का अर्थ है। अति चालकता का अर्थ है, तो अति चालकता का अर्थ होता है धारा, जो करंट होता है, बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए, ठीक है, बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए बहते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अति चालकता कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा, टू वे, तो मतलब दो तरफा, इधर से भी उधर से भी, ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती ही है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? ओके, तो वो है दोस्तों आपको हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स जो है वह टू वे होता है, टू वे संचार का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन। संचार का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हाफ ड्यूप्लेक्स होगा। विंडोज 98 मूल रूप से है। ओके, विंडोज 98 जो होता है यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। ओके, 98 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 7 हो गया। ठीक है, लाइनेक्स, यूनिक्स ये सब होता है। ठीक है, तो विंडोज 98 मूल रूप से क्या है? तो यह मूल रूप से है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओएस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसके बिना कुछ भी जो है कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यह बेस प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। चलिए, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र क्या है? तो मिश्र है दोस्तों आपको एस्पिरिन। आंसर क्या होगा? सी नंबर। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एस्पिरिन, सी।
निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? तो सुझाव दिया था दोस्तों नरसिंहम समिति। आंसर क्या होगा? सी, नरसिंहम समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। क्या समाविष्ट है दोस्तों? तो यह समाविष्ट है टर्पिनोइड समाविष्ट है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, वाष्पशील जो सुगंधित तेल होता है उसमें क्या समाविष्ट होता है? तो टर्पिनोइड नामक जो है पदार्थ समाविष्ट होता है उसमें। ठीक है, इस्पात में, इस्पात मतलब लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है दोस्तों 0.5% से 1.5% तक होता है। ओके, मतलब आधा % से लेके 1.5% तक होता है कार्बन में इस्पात, मतलब इस्पात में कार्बन की मात्रा। ओके, लोहा में जो आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 1/2% से लेके, ठीक है, 3/2% तक। 3/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, चलिए CEPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो CEPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होता है। कौन? CEPI। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स। ओके, CEPI। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। भारत में हिमचीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? हिमचीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो यह नहीं पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। पश्चिमी घाट पर हिमचीता नामक मतलब हिमचीता आबादी नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए, तो हिमचीता हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके भौगोलिक जो वितरण में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा भाग सम्मिलित है जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और कुछ भाग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। हिमचीता नेपाल, भूटान और चीन के कुछ भागों में भी पाया जाता है। हिमचीता मतलब बर्फ में रहने वाला चीता। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता। जम्मू कश्मीर पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता। ठंडे प्रदेशों में ही मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो बर्फ में, तो जहाँ बर्फ होगा तो ठंडे प्रदेशों में बर्फ होगा। तो ठंडा प्रदेश जो है आपको जो है तीनों को है, उत्तराखंड है, मेन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी है दोस्तों आपको कौन सा? तो जल वाष्प उत्तरदायी है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो जल वाष्प जो है उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने निरस्त किया? तो निरस्त किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। किसने? लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया था? निरस्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय अवकाश जो है 25 दिसंबर जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। ओके, 2 अक्टूबर को जो है वह क्या होता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म है। 15 अगस्त क्या है ना स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश जो है नहीं होता है। 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे सभी जगह नहीं मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अवकाश इस दिन घोषित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? विदा होती है मतलब वहाँ से जो है सबसे बाद में वहाँ से जाता है। ठीक है, तो वह है दोस्तों आपको गुजरात। ओके,
सबसे पहले कहाँ आता है सूर्य की किरण? अपने भारत में। तो भारत का नक्शा देखिएगा, ओके, तो इधर क्या है, इधर सबसे, ठीक है, मान के चलिए, तो ये जो भाग है ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की रोशनी सबसे पहले आती है, ओके, और ये जो गुजरात का भाग है यह गुजरात है, ओके, तो गुजरात में सबसे बाद में जाती है। मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, मान के चलिए, तो यहाँ गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे जो है सूर्य डूब जाता है तो यहाँ पर 7 बजे सूर्य डूबेगा, ठीक है। तो सबसे बाद में कहाँ से विदा होती है, कहाँ से जो है सूर्य की रोशनी चली जाती है? सबसे बाद में कहाँ से जाती है? तो सबसे बाद में जाती है दोस्तों गुजरात से। आंसर क्या होगा? ए। कहाँ से जाता है? गुजरात से सब। और सबसे पहले कहाँ से विदा होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले कहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है भारत में? भारत में हम कह रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसलिए अरुण का आंचल इसको कहा गया है। अरुण मतलब होता है सूर्य, आंचल मतलब होता है उसकी रोशनी। अरुण का आंचल सबसे पहले कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? अरुणाचल प्रदेश पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो अभिक्रिया करता है दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया जो है यह यूरिया को उत्पादित करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों आपको सरोगेट मदर। क्या कहलाती है? सरोगेट मदर कहलाती है। जैसे बच्चा जो है वह सिर्फ भाड़ा पर अपना गर्भ देती है, ठीक है। पुरुष मान के चलिए एक पति और पत्नी है, सरोगेट मदर एक पति और पत्नी है, ठीक है। अब ये लड़का है, मान के चलिए बॉय है, एक गर्ल है, ठीक है, पति पत्नी है दोनों। अब इसको जो है गर्ल को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, महिला को प्रॉब्लम है, तो इसको जो है बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह दोनों आपस में जो है रजामंदी करके एक दूसरी औरत जो है जो अपना गर्भ क्या करती है? भाड़े पर लगाती है, तो बॉय के साथ जो है संबंध बनाती है और इसका बच्चा जो है इसके गर्भ में आता है और यह बच्चे को पैदा कर देती है और इस दोनों को सौंप देती है और ये अपना पैसा लेकर चली जाती है, ठीक है। तो बच्चा इसी का हुआ, इसी लड़का का, ठीक है, लेकिन इसका क्या हुआ? गर्भ हुआ, ठीक है। इसके गर्भ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये फिल्म जो एक है सलमान खान का है और प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी, ठीक है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है शायद। इसमें जो है सरोगेट मदर के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, प्रीति जिंटा जो है सलमान खान को अपना गर्भ देती है, ठीक है, भाड़े पर पैसा के लिए। चलिए, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी? तो यह पूर्ण बेलोच होगा, तब होगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य, जैसे उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य है दोस्तों आपको आर्थिक कार्यक्रम का। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी, ओके। चलिए, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय जाता है दोस्तों फर्मी को, ओके। फर्मी एक वैज्ञानिक है, इसको सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के श्रेय जाता है, सबसे पहले इसी ने निर्माण किया था, ठीक है। चलिए, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों आपको सांची से आते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि किसने दिया है इसको? है ना, तो महात्मा गांधी ने दिया है। और महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया।
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कौन सी कहानी लिखी है? तो ये लिखी है काबुलीवाला। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, काबुलीवाला जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से जो है सही कौन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? PIL पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन, यह सही नहीं है। ओके, बाकी जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सारा जो है सही है। ठीक है, यह सही नहीं है। ओके, PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंट्रोड्यूस्ड की जगह क्या होगा? इंटरेस्ट आ जाएगा, तो क्या होगा? यह सही होगा। PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूस्ड लिख दिया, यही गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। गलत, सही नहीं है मतलब गलत चुनना है, तो गलत यही है, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य या लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का होता है दोस्तों? भांगड़ा जैसे बराती जाते हैं तो भांगड़ा नहीं होता है, तो भांगड़ा दोस्तों है पंजाबी लोगों का क्या है? लोक नृत्य है, लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए भांगड़ा ये लोग करते हैं। हम लोग बराती में जो भांगड़ा बजवा कर जो बाजा वाला से खूब डांस वांस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अतिशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो क्या है? अतिशिष्ट शक्तियाँ जो है, ठीक है, अतिशिष्ट शक्तियाँ, फिर से देखिए क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है दोस्तों आपको, किसको? केवल संघ संसद को सौंपी गई है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र संबंधित है दोस्तों शक्तियों का हस्तांतरण से, सही बात है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, सही बात है। पंचायती राज प्रणाली से, सही बात है। तो उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी, सारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम इन चारों में से कौन नहीं है? तो वह नहीं है दोस्तों डी नंबर। ओके, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, यह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से कौन सा अर्थ होता है? तो अर्थ होता है दोस्तों पास बैठना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। पास बैठना, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, वो क्या थे दोस्तों? तो वे थे अगस्त्य। वो क्या थे? अगस्त्य। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो वो आंसर है दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुल्स आई प्रयुक्त होता है दोस्तों शूटिंग में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? शूटिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम जो है कौन सा है? तो वह नाम है दोस्तों आपको तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला। ठीक है, प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो है तक्षशिला। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में हुआ था। तक्षशिला का निर्माण, ठीक है, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, और इसका पतन जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था।
ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व गर्म स्थान कौन सा है? पूरी पृथ्वी की बात बोल रहे हैं, भारत की बात नहीं बोल रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे तत्व सबसे गर्म स्थान जो है दोस्तों वो है आपको अल अजिया लीबिया में है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी नंबर, अल अजिया लीबिया, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है। ओके, यहाँ क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। कहाँ? अल अजिया लीबिया में। ओके, ठीक है। 1922 के करीब जो है यहाँ पे देखा गया था कि 57.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान था, ठीक है। इसको जो है डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अल अजिया, इसको डेथ वैली कहा जाता है। 57-58 डिग्री सेल्सियस पर आदमी जो है मर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1934 में, कब दोस्तों? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में एक पार्टी बनी थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या होगा? बी। इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ओके, ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, जितनी ऑनेस्टी से हम आपके लिए जो है वीडियो बनाते हैं, वीडियो लेके आते हैं, उतनी ही ऑनेस्टी से इसको आप क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और जितने भी टीचर्स का ग्रुप है, ओके, उस सारे टीचर्स ग्रुप में इसको क्या कीजिएगा? सेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी दोस्तों सिद्र ने। ओके, इस तूफान का क्या नाम था 2007 में जो बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो इसका नाम था सिद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? समझे, लंबा पर्वत जो माला है ना, पर्वत का जो श्रेणी है, सीरीज ऑफ माउंटेन, वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों एंडीज पर्वत। आंसर क्या होगा? ए नंबर, सबसे लंबी है ये। क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो आंसर होगा आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर। जल का स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो जल का स्थानांतरण दोस्तों कहलाता है अब सुगठित, यही है, संग सुगठित ए भी है। तो ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक डिवार्ट के द्वारा खोजा गया था। ओके, जीवाणु भोजी मतलब वह जो जीवाणु को खा जाए उसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक डिवार्ट के द्वारा खोजा गया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 नंबर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है दोस्तों आपको 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। ओके, एंगस्ट्रम बोलते हैं। ए पर सुन्ना बैठाया रहता है छोटा सा, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। यह नाप है, ठीक है, लंबाई की माप है। इतना कम होता है कि एंगस्ट्रम में नापा जाता है। उत्तक जन किसके बाह्य त्वचा बनती है? उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो वह है दोस्तों आपको त्वचा जन है। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए
रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूहों की खोज दोस्तों की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा, है ना। ब्लड ग्रुप की खोज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लैंड स्टीनर के द्वारा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन। आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर हम लोग देखते हैं। किस कण को सामान्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? ओके, तो बलों की न्यूनतम संख्या है दोस्तों 2, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 61 का, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। कौन? SHM, ठीक है। दर्शाने वाली प्रणाली में क्या शामिल होना चाहिए, क्या आवश्यक होना चाहिए? तो आवश्यक होना चाहिए दोस्तों प्रत्यवस्था एवं जड़त्व दोनों की ही जरूरत पड़ती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911, कब दोस्तों? 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी। मतलब पहले कहाँ थी राजधानी? कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली लाई गई। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने लाया था? तो गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था, ठीक है। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो यूएन चार्टर में दोस्तों सिद्धांत है 7। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था दोस्तों आपको 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का, वह थे दोस्तों आपको मोहम्मद यूनुस ने किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो रखा जाता है दोस्तों जल के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जल के अंदर, जल में डुबाकर श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है, एक व्यक्ति है जो एक्स नाम है, वह एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है? तो एक्स और एन के बीच दोस्तों संबंध होगा पिता और पुत्री की, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ये जो रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग और मैथ जो है हम स्पेशल क्लास लेंगे, इसका एक एक चीज़ जो है हम आपको सारा क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। इसको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसका ट्रिक भी है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप देखते जाइए। एक समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 4:3 का अनुपात है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। इस समय दीपक की आयु क्या है? तो इस समय दीपक की आयु है 15 वर्ष होगी। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो गेस्ट को लिखा जाएगा दोस्तों, आपको क्या लिखा जाएगा? FQSMN लिखा जाएगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में लुप्त संख्या बताइए। 3, 12, 27, 48, 75, 108 है। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा दोस्तों आपको 147 होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां और बी दाईं ओर से 9वां, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो पंक्ति में दोस्तों लोग हैं आपको 19 लोग होंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। चलिए 71, किसी संख्या के 1/4 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलते हैं, वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या आपको मिलेगा दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा तो 140 मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 किमी 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना होगा? तो पहिए का व्यास निकालिए तो दोस्तों ये आएगा 28 मीटर। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है।
6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 7:5 हो जाएगा। शंकर की वर्तमान उम्र होगी, तो शंकर की वर्तमान उम्र होगी दोस्तों आपको 24 वर्ष। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? ए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है? तो यह घूमती है दोस्तों आपको कितने पे? 155 डिग्री पे घूमेगी। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 75, एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है के स्थान पर 2 छात्राओं को शामिल किया जाता है। दोनों छात्राओं की औसत आयु क्या है? तो दोनों छात्राओं की औसत आयु दोस्तों होगी आपको कितना? देखिए 14 छात्र है, ठीक है, तो इसका औसत आयु होगा दोस्तों आपको 10 वर्ष। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? तो विशेषित करता है दोस्तों विचारों की अनुक्रमणीयता। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, जेंडर, जेंडर क्या है? तो जेंडर है दोस्तों एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है दोस्तों आपको सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ओके, खोजी प्रवृत्ति के बच्चा सब होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 79, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है क्या? सीखना। अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, ये नया कुछ नहीं है अधिगम, लगेगा कि ये अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना होता है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की यह एक मनोवैज्ञानिक थे, बच्चों के बारे में ज़्यादा क्या रिसर्च करते थे कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अधिगम क्या होता है? तो अधिगम होता है इसके अनुसार एक सामाजिक गतिविधि होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वह ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है दोस्तों आपको अपरिष्कृत, ठीक है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कता वयस्क होता है, वयस्क मतलब क्या होता है ना? पुरुष। ठीक है, मैच्योरिटी वाला युवा वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं दोस्तों आपको क्या? किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जो है 12 से 17 वर्ष तक किशोरावस्था होता है, 18 वर्ष के बाद यौवनावस्था शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, एक बच्ची या एक बच्चा जो अपने साथ जो अनुभव लाता है वह क्या होता है? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, जो वो अनुभव लाती है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84 नंबर। ओके, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही होगा बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है,
मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उसे लेव वायगोत्स्की जो मौखिक संवाद करता है बच्चा जो है, ठीक है, उसको लेव वायगोत्स्की, मनोवैज्ञानिक लेव वायगोत्स्की के नाम है, ठीक है, वो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय मतलब बिजनेस, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है दोस्तों आपको, देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। जैसे मान के चलिए एक बच्ची है, अब उसको कहेगा कि रेड कलर लीजिए, गुलाबी कलर लीजिए, क्योंकि गुलाबी कलर किसका होता है? वह लड़की का कलर होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये रूढ़िवादिता है। वह रेड कलर, गुलाबी कलर लड़कियों का कलर, ऐसा थोड़ी होता है। क्या लड़का नहीं पहन सकता है गुलाबी कलर का शर्ट या कुछ भी, ठीक है ना? तो लाल साड़ी जो है, लाल कलर जो है या गुलाबी, वह लड़कियों के लिए है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा इसका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार नियम जो है 2009 किसकी वकालत करता है? इन चारों में से किसकी वकालत करता है? तो वकालत करता है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब है सारा बच्चा जो है, लड़का हो लड़की हो, है ना, या कोई बच्चा जो है विशेषता वाले जो है बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब जो अगर मान के चलो उसका कुछ जो है शरीर में कुछ व्याधियाँ हो, या वह अपाहिज हो, या वह क्या हो, बधिर हो, या जो भी हो, सबको एक साथ जो है पढ़ना है स्कूल में, उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। किसी आधार पे बच्चों के बीच में जो है वो क्या अंतर नहीं करना है, ठीक है, सबको एक साथ पढ़ाना है। 89 डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ओके, तो यह है समावेशी शिक्षा। यह बताता है, यह विचार है उसका कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, समावेशी शिक्षा है, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो सार्थक घटित होता है कंठस्थीकरण एवं संस्मरण से, स्मरण से। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव जो होता है वह है दोस्तों, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या, बच्चों को कक्षा में तो क्लास में प्रश्न क्या करना है, ठीक है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चा जो है वह कोई बच्चा जो होता है वो प्रश्न नहीं पूछना चाहता है तो उसे प्रेरित करनी चाहिए कि अच्छा बताओ तो ये कैसे हुआ, ये बताओ तो कैसे हुआ, अब बताओ ये, तो वो प्रश्न पूछेगा हाँ सर ये इसका जो है जवाब दीजिए, इसका दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न जितना पूछेगा, ठीक है, उसका उतना ही ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। तो अधिगम क्या होता है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब
तो विद्यार्थी क्या करता है, तो विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है। 96 बच्चे की गलतियाँ, बच्चे जो गलतियाँ करता है वो क्या, बच्चे की गलतियाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है। चले, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना क्या होती है। बिना प्रयास के वह बच्चा जो है वह क्या करेगा, वह छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, देखिए आंसर देखिए, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 99 एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो किस तरह के प्रोत्साहित कर सकता है, आंसर देखिए, बच्चों को समस्या के बारे में सहजतानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने। ठीक है, इससे आंसर क्या होगा, ए नंबर। आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 100 नंबर देखते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है दोस्तों आपको अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी। चलिए, इस चैनल को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितने भी टीचर्स ग्रुप है प्लीज़ ईमानदारी से इसको क्या कीजिएगा, आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए पूरी ऑनेस्टी से ठीक है वीडियो बनाएंगे और काम करेंगे। ठीक है। चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम निश्चित रूप से, तभी जाके जो है आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख पाइएगा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम वीडियो डालें या नहीं डालें। ठीक है, या कब डालें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास का प्रारंभ होता है। एक बच्चा जो है उसमें सृजनात्मक विकास कब होता है। तो सृजनात्मक विकास होता है दोस्तों जन्म से ही होता है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। दृष्टिबाधित है तो कैसे पूरा करेंगे, तो पूरा करेंगे उसको दोस्तों शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, है ना, उस विद्यार्थी को हम क्या कराएंगे, अधिगम कराएंगे, सिखाएंगे। ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 103। ओके, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। तो अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं दोस्तों नियमित कार्य की आदत बनाना। ओके, इफ यू वर्क रेगुलरली देन यू मस्ट सक्सीड। ओके, अदरवाइज यू फेल्ड एंड फेल्ड। ओके, इसी में कहते हैं जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट स्पान का जो होता है मूल्यांकन, उसके क्या फायदे, नियमित कार्य की आदत बनता है। ठीक है। चलिए 104, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है, ओके, कर्ता और क्रिया में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, है ना, यह करके उस बच्चे को हम सिखा सकते हैं। ठीक है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए, तो इनाम आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, इनाम। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण की जो शिक्षण हो रही है, पढ़ाई हो रही है, उसमें
शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या होता है? तो स्व आकलन होता है दोस्तों सीखने के समान आकलन। आंसर क्या होगा? सी नंबर, सीखने के समान आकलन। ठीक है। स्मरण के अंतर्गत होता है, स्मरण मतलब याद के अंतर्गत होता है। क्या होता है? धारण एवं अनुस्मरण होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 108 शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? तो यह वातावरण तैयार कर सकता है भय और विस्मय का। आंसर क्या होगा? सी नंबर, भय और विस्मय का वातावरण तैयार कर सकता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, जो क्या होता है दोस्तों? निरंतर होता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? तो ये नहीं रखा गया है दोस्तों, इस वायु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए, शिक्षकों को क्या चाहिए? तो सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके। 112 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? तो यह क्वेश्चन होता है अवरुद्ध प्रश्न होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है। 113 पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों प्रस्तावित किया गया है दोस्तों? तो यह प्रस्तावित किया गया है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 114 कालक्रमिक क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। ओके, तो 4 चरण कौन कौन से हैं? संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चा केंद्रित शिक्षा में भूमिका होती है, बाल केंद्रित शिक्षा में भूमिका होती है। किसका भूमिका होती है? एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक की। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? सी। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। कैसे होती है? तो होती है सुनने के साथ। ओके, आंसर क्या होगा? बी। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो जन्मजात होती है, जन्म से ही वो भाषा सीखने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। चलिए, थकावट, फैटिक के लक्षण है। थकावट के लक्षण क्या है? तो थकावट के लक्षण है काम में रुचि की कमी। थकावट हो जाएगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा। ओके, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, मनोभाव इमोशन विकसित होता है। कैसे विकसित होता है? तो बचपन में विकसित होता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। 120 बर्ताव समस्याओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां है। तो यह 2 विधियां क्या है? रोकथाम और सजा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है। एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान अर्जन विशेषता, इसको ध्यान में। शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये ध्यान में। ये सभी। आंसर क्या होगा? 121 का 121 का डी होगा। सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों आपको एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, ऐसे, है ना, ऐसे शिक्षा का जो है, ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय ले सके, ऐसे ही व्यक्ति को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, अस्तित्ववाद के अनुसार। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं। जहां विद्यार्थी कैसे होते हैं? लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं। शिक्षा मतलब होता है को एजुकेशन, जहां लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं को एजुकेशन, शिक्षा। और हमारे जो बिहार में जो है
या हमको लग रहा है कि पूरे देश में जो है सहशिक्षा है, को एजुकेशन है। अब सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो या गर्ल्स स्कूल हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें है। J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें कैसी है? तो यह है जानना, महसूस करना और इच्छा। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किससे परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किया है दोस्तों आपको अरस्तु ने। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है, एक जो बच्चा है उसका शिक्षा प्रारंभ होता है, उसके जन्म से ही उसको शिक्षा प्राप्त होने लगता है या शिक्षा प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? तो क्या जानने में मदद करेगी? एक वस्तु की संरचना जानने में मदद करेगी। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? तो यह स्थित होती है दोस्तों कान में स्थित होती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। चलिए 129, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? तो यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से किसका सूत्रपात हुआ है? तो वो है दोस्तों आपको सूक्ष्म शिक्षा योजना की शुरुआत हुई है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो सृजनात्मक विकास होता है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में। ओके, 2.5 वर्ष से 6 की उम्र में सृजनात्मक विकास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो देखने के लिए है ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने वीडियो डाला या नहीं डाला, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आपको आएगा तो आप वीडियो क्लिक करके देख पाइएगा, अन्यथा कोई जो है वीडियो देखता नहीं है और नहीं वीडियो देखेगा तो आपकी तैयारी जो है अधूरी रह जाएगी और आप जो है अन्य टीचरों से पीछे रह जाइएगा, ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और इसका जो PDF सब जो है पूरा फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा PDF आपको मिल जाएगा। यह सेट नंबर जो है 10 हम डिस्कशन करवा रहे हैं, 9 सेट पहले डिस्कशन करवा चुके हैं, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, यकीन मानिए, ठीक है। इससे हम लोग 125 प्लस मार्क्स का टारगेट रखे हुए हैं कि BPSC का जो टीचर का एग्जाम होने वाला है प्रधान शिक्षक का, उसमें जो है 125 प्लस मार्क्स आपका आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो वो संबंध नहीं है दोस्तों, आपको देखिए, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो बाल साहित्य के मुख्य चयन का अधिकार क्या है? आधार होना चाहिए दोस्तों आपको रोचक विषय वस्तु, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? पर अभिघातक तनाव। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए 135, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों विभेदित अनुदेशन से। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। 136, निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो यह समुचित है दोस्तों अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है। तो विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है दोस्तों किसके आधार पे? तो देखिए यहाँ पे आंसर
विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको, देखिए नेक्स्ट आंसर देखिए, इस व्यवहार की अर्जित कर लेना ही कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ओके, तो यह है दोस्तों मैस्लो का। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, यह मैस्लो सिद्धांतकार जो है यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है। ठीक है, ये विचार किसका है? मैस्लो का। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? इनमें से कौन जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है? ठीक है, तो अंतर्दृष्टि इंसाइट जो है यह बाधित नहीं करता। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 141, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यह सर्वोपरि उद्देश्य है दोस्तों आपको, देखिए, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही क्या है? हम उद्देश्य होना चाहिए कि वो भाषा सीख जाए, नहीं तो यह अपने बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। भाषा ही नहीं ज्ञान रहेगा तो क्या अभिव्यक्त करेगा? बोल ही नहीं पाएगा। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित पारस्परिक शिक्षण। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 143, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर अधिक बल दिया जाता है? परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है दोस्तों? स्वायत्तता विकसित कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट वह विकसित कर रही है। ठीक है, चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? तो जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है दोस्तों, देखिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? तो विकार है दोस्तों भाषा घात। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित क्या नहीं है? तो यह सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, 48, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वैध क्यों नहीं माना जा सकता है? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। 149, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद है। क्या विभेद है? तो विभेद है दोस्तों आपको लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है टोटल कितने सेट 40 सेट डिस्कशन करवाएंगे और रोज़ आप 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार देख लिए होइएगा, अगर पूरा वीडियो देखते होइएगा तो एक बार और देख लीजिएगा। ये आपका रिवीजन करेगा और आपको जो है बहुत सहायता करेगा। हम 125 प्लस मार्क्स का टारगेट रखे हुए हैं और यह जो है आपको जो है जरूर आएगा। अगर अच्छे से वीडियो देखकर प्रश्न को समझते हैं, आंसर को जो है समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से, है ना, मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री में जो है PDF अवेलेबल है। ठीक है,
हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।